हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपीसी में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल लॉज में द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 ये वास्तव में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उसके जो आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया एक अधिनियम है या कानून है, या हम ये कह दें कि सामाजिक दिशा में सरकार द्वारा उनको सुरक्षित करने के लिए बनाया गया एक अधिनियम है। 1952 में इस अधिनियम के बनने के बाद से इसमें कई बार संशोधन किए गए और वास्तव में ये काफ़ी व्यापक हो गया। इस कारण से 1976 में इस अधिनियम का नाम, जहां पहले कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम था, उसमें और व्यापक इसको करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 कर दिया गया। वर्तमान में इस अधिनियम में 3 प्रमुख योजनाएं क्रियान्वित है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना या कह दें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम एक, दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना या हम कह दें एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन स्कीम, और थर्ड इसके अंतर्गत कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना या कह दें एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये 3 योजनाएं प्रमुख रूप से इसमें क्रियान्वित की जा रही हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य है कारखानों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनके हितों की रक्षा करते हुए और उनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद उसे और उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग पर जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियुक्त हैं उन सब पर लागू होता है। इसके साथ साथ जो प्रथम अनुसूची सरकार द्वारा जारी की गई है या उसमें ऐसे प्रतिष्ठानों जिसमें प्रथम अनुसूची में किसी उद्योग को रखा हुआ है सरकार द्वारा और उसमें 20 और उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, इन सब पर यह लागू होता है। इसके साथ साथ केंद्रीय सरकार चाहे तो राजपत्र में गजट में नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी उद्योग को उस पर यह अधिनियम लागू कर सकती है। इसके लिए उसको 2 माह की सूचना देना आवश्यक है। आइए स्टूडेंट्स, इस अधिनियम में चलाई जाने वाली विभिन्न जो योजनाएं हैं इन पर चर्चा करते हैं, जिसमें मैंने अभी पहला बताया आपको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। इस अधिनियम के अधीन जो पहली सबसे योजना बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना बनाई गई। भविष्य निधि जो योजना है इसको बनाया गया और इसे उन सभी कर्मचारियों पर लागू किया गया जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, तथा इसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना बन जाने के पश्चात इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक निधि की, एक कोष की स्थापना की जाएगी। ये इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई और इस कोष पर जो अधिकार और प्रशासन होगा वो केंद्रीय बोर्ड के हाथों में सुरक्षित रहेगा या उनके द्वारा इसको चलाया जाएगा। तथा इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि जो कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज है दोनों के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा कर्मचारी के लिए उनको उनकी जो मजदूरी है, मूल वेतन कह दें, प्लस उसके महंगाई भत्ते जो डियरनेस अलाउंस है और इसके अलावा कोई रिटेनिंग अलाउंस है यदि कोई है तो उसके 10% के बराबर उसका अंशदान एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा। और जो एम्प्लॉइज है वो भी इसके लिए सेवा जो एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया अंशदान है उसके बराबर इस निधि में अंशदान करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मचारी चाहे तो वह अपनी जो बेसिक उसकी सैलरी है उसका प्लस उसके जो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ते हैं या अपने कह दें अन्य प्रकार का कोई भत्ता है उसके 10% से अधिक राशि का इस निधि में वो अंशदान कर्मचारी अपने शेयर में अधिक जमा करवा सकता है और एम्प्लॉयर 10% से अधिक इसमें भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके साथ साथ इस अधिनियम की दर में केंद्रीय सरकार द्वारा संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत जो प्रतिष्ठानों पर ये लागू होता है अधिनियम, उसकी दर को, अंशदान की दर को या कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो है उसको 10% के स्थान पर 12% कर दिया गया है। स्टूडेंट, सेकंड इसमें आता है कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। देखिए 1971 में इस अधिनियम में एक संशोधन करके कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, जिसका मैंने बताया था एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन स्कीम का जो प्रावधान किया गया था उसे
1905 में 1995 में इसमें संशोधन कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नई योजना लागू की गई जिसे कर्मचारी पेंशन योजना का नाम दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाने का दायित्व और उसकी अधिसूचना के माध्यम से इसको निर्माण करने का दायित्व सौंपा गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रतिष्ठान आते हैं उनके कर्मचारियों को रिटायरमेंट पेंशन देना या अवकाश ग्रहण या उनके परमानेंट टोटल एबलमेंट हो जाना या उसकी पेंशन की व्यवस्था करना तथा ऐसे कर्मचारी जो इसके अंतर्गत आते हैं उनके अंतर्गत विडो पेंशन, बच्चे या कोई अनाथ कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, पेंशन कोष की स्थापना करना इसके अंतर्गत। इसके साथ साथ इस योजना के अधीन जो सेवा योजक का या अपने कहते हैं एम्प्लॉयर के अंशदान में से वह राशि जो पेंशन योजना की अंतर्गत निर्धारित की गई है वो कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ता या कहते कोई रिटेनिंग अलाउंस है उसका 8.33% तक हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। इसका निर्माण करके कोष का बनाया जाएगा, इस राशि को एकत्रित कर कोष बनाया जाएगा जिससे इसके अंतर्गत अनेक जो कर्मचारी आएंगे उनको लाभान्वित किया जाएगा। स्टूडेंट, जो थर्ड इसके अंतर्गत योजना क्रियान्वित की गई उसे अपने कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध या संबद्ध बीमा योजना या कहते हैं एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के अधीन आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको जीवन बीमा का लाभ देने के उद्देश्य से 1976 में एक नई योजना बनाई गई और इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी निक्षेप अपने कहते हैं संबद्ध बीमा योजना का नाम दिया गया और इसको योजना को बनाने का दायित्व केंद्रीय सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के अधीन आने वाले जो प्रतिष्ठान होंगे उसके लिए कर्मचारियों के जीवन बीमा का लाभ देने के लिए ये योजना बनाएगी और इसके अंतर्गत एक कोष की स्थापना की जाएगी जिसे अपने कह दें एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड का नाम दिया गया और इसके अंतर्गत जो अंशदान होगा वो एम्प्लॉयर द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार होगा। इसमें एम्प्लॉयर को कर्मचारी के संबंध में इतना अंशदान देना होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन यह कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ता या अन्य कोई रिटेनिंग अलाउंस है उसके कुल प्रतिशत का 1% से अधिक नहीं हो सकता और इस योजना का जो चलाने का भार होगा, कोष का निर्माण करने का होगा, ये केंद्रीय बोर्ड को दिया गया है इस योजना के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत। आइए स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम्स कि योजनाओं का प्रशासन कैसे किया जाएगा, उनको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसके लिए अधिनियम के अंतर्गत योजनाओं के प्रशासन के लिए एक व्यवस्था की गई जिसमें सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड होगा, इसी प्रकार उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, इसी प्रकार उसमें स्टेट बोर्ड होंगे और ऑफिसर्स होंगे जो इन योजनाओं के प्रशासन को देखेंगे और इसको नियमित और नियंत्रित करेंगे। जो केंद्रीय सरकार है ये क्या करेगी, अधिसूचना जारी करके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की स्थापना करेगी। इसके साथ साथ बोर्ड एक मामूली संस्था के रूप में काम करेगा और इस बोर्ड के जो सदस्य होंगे उसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त व पदेन सदस्य जो होंगे वो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकतम 15 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जिसमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 अधिकतम सदस्य केंद्रीय सरकार नियुक्त करेगी और जिन प्रतिष्ठानों पर यह लागू होगा उन प्रतिष्ठानों का रिप्रेजेंट करने वाले 10 व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्ति हैं उनकी भी नियुक्ति इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी जो इसके प्रशासन को चलाएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अंडर सेक्शन 7D में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल या कहते कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार जो है वो गजट में नोटिफिकेशन जारी करके एक या एक से अधिक ऐसे ट्रिब्यूनल बना सकती है। ऐसे जो ट्रिब्यूनल होंगे जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अपील ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाएगा, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के वादित विषय होंगे उस पर विचार विमर्श कर निर्णय दिया जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, जो मिसलेनियस प्रोविजंस हैं उसमें अंडर सेक्शन 13 में इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए जिसमें निरीक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। जो इसकी शक्तियां जो होंगी वो किसी भी सेवा योजक या एम्प्लॉयर से सूचना मांगने का अधिकार उसको होगा और जिस पर कोई भी राशि बकाया है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार के परिसर में प्रवेश करना, उसकी सूचना एकत्रित करना, प्रलेखों संबंधी जाँच करना, ये सारे अधिकार निरीक्षक को दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अपने कहते हैं कुर्की कोई करनी है या आपने ये कह दे किसी प्रकार का अटैचमेंट है तो उसके संबंधी जो प्रावधान है वो अंडर सेक्शन
10 के अंतर्गत किए गए हैं। इसके साथ साथ किसी भी एम्प्लॉइज की कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी है उसको जो प्रोटेक्शन है वो भी अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत इसके विविध प्रावधानों में किए गए हैं। इसके साथ साथ अन्य प्रावधानों में कर्मचारी की मजदूरी में कटौती पर रोक लगाने संबंधी कोई प्रावधान है या दंड संबंधी प्रावधान है, ये अंडर सेक्शन 14 में है दंड संबंधी प्रावधान। इसी प्रकार कोई हर्जाना वसूल करने की शक्तियां हैं, कोई दंड वसूल करना है या कंपनियों पर कोई अपराध संबंधी या इस प्रकार के कोई केस है उनकी संबंधी जानकारी है अंडर सेक्शन 14 में ये प्राप्त करने का अधिकार, ये सारा इस विविध प्रावधानों के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये था द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 जिस पर अपने चर्चा की, जिसे अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।